2014 में एप्पल अपने सबसे सक्सेसफुल आईफोन्स को मार्केट में लॉन्च करता है और ये सीरीज होती है आईफोन 6 सीरीज। इसमें हमें दो स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं। हालांकि ये जो सीरीज रहती है ना, ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्मार्टफोन सीरीज में भी आती है। लेकिन इस सीरीज के साथ में एप्पल कुछ ऐसा कर देता है जिसके कारण इनको $500 मिलियन पे करने पड़ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही एप्पल के 4 सबसे बड़े स्कैंडल्स के बारे में बात करेंगे जो कि बुरे से स्टार्ट होंगे और जाएंगे सबसे घटिया तक। तो शुरुआत करते हैं FBI वर्सेस एप्पल से। FBI वर्सेस एप्पल के बीच में ये जो कंट्रोवर्सी थी ना, ये कोई आम कंट्रोवर्सी नहीं थी, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी और पर्सनल प्राइवेसी राइट्स के बीच की लड़ाई थी। दरअसल होता क्या है, दिसंबर 2015 में ना कैलिफोर्निया के एक शहर के अंदर एक अटैक हो जाता है जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। तो ऐसे में FBI इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, तो उनको वहां से एक iPhone 5C रिकवर होता है। हालांकि ये जो आईफोन होता है ये लॉक्ड और इनक्रिप्टेड होता है। अभी इस आईफोन को अनलॉक करने के लिए FBI एप्पल से हेल्प मांगती है। अभी ये जो हेल्प होती है ना, ये कोई सिंपल हेल्प नहीं होती है, बल्कि FBI यहाँ पर एप्पल से एक कस्टम OS की डिमांड करती है। अभी इस कस्टम OS की हेल्प से वो आईफोन की जो सिक्योरिटी थी उसको बाईपास करना चाहते थे। और अभी होता है ना कि आईफोन में अगर आप 10 बार गलत पासवर्ड भर दोगे तो आईफोन का जो डेटा होता है वो इरेज हो जाएगा। तो इस चीज को भी बाईपास करने के लिए वो एक कस्टम सॉफ्टवेयर की डिमांड करते हैं। अभी अगर देखें देन FBI अपनी जगह पर सही थी, क्योंकि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला था और उस आईफोन के अंदर काफी क्रूशियल इंफॉर्मेशन हो सकती थी जिसके साथ में ये केस को सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन एप्पल इस चीज को डिक्लाइन कर देता है। अभी ये ऐसा क्यों करते हैं ये आपको आगे धीरे धीरे पता चली जाएगा। हालांकि इस वीडियो में मैं जो भी कंट्रोवर्सी इसके बारे में बात करूंगा ना, उनके सारे सोर्सेस जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। आप चाहो तो खुद वेरीफाई भी कर सकते हो। तो इवेंचुअली ये जो पूरा केस है ना, ये कोर्ट के अंदर पहुंचता है और FBI अपनी आर्गुमेंट्स में बोलती है कि ये एक पब्लिक सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और उनको एक पर्टिकुलर आईफोन का एक्सेस चाहिए, ना कि अनलिमिटेड आईफोन्स का एक्सेस चाहिए। तो एप्पल अपनी आर्गुमेंट्स में बोलता है कि अगर वो ऐसा सिक्योरिटी बाईपास टूल क्रिएट करेंगे देन उससे मिलियंस ऑफ यूजर्स की जो सिक्योरिटी है वो रिस्क पर आ जाएगी। और इवन ये भी है कि अगर एक बार बैकडोर क्रिएट हो गया देन उसका जो फायदा है वो हैकर्स या फिर अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी उठा पाएंगे। और इवन अगर एप्पल एक बार भी इस ऑर्डर को मान लेती ना, तो एप्पल को दुनिया भर की गवर्नमेंट्स को फेस करना पड़ सकता था, क्योंकि अगर किसी दूसरी कंट्री में ऐसा कुछ हो जाता ना तो उस कंट्री की गवर्नमेंट एप्पल को फोर्स कर सकती थी। और ऐसा एप्पल बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे उनके यूजर्स के माइंड में पूरी इमेज ही खराब हो जाती। हालांकि ये जो केस है ना, ये कुछ टाइम तक चलता है, लेकिन देन FBI सडनली इस केस को वापस ले लेती है, क्योंकि वो आईफोन 5C को किसी इजरायली कंपनी की हेल्प से अनलॉक कर लेते हैं। बट एप्पल अपनी तरफ से आईफोन 5C का एक्सेस नहीं देती है और उस टाइम पर ये जो है ना काफी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। हालांकि ये चीज सुनकर आपको लग रहा होगा कि वाह, एप्पल तो काफी अच्छी कंपनी है, अपने यूजर्स का पूरा ध्यान रखती है। लेकिन सेकंड कंट्रोवर्सी सुनकर आपका ये पूरा वहम निकल जाएगा। 2019 में एप्पल को सिग्निफिकेंट प्राइवेसी कंसर्न फेस करने पड़ते हैं और इसके पीछे एक काफी बड़ा रीजन होता है। हालांकि हमें सभी आईफोन्स में ना एक वर्चुअल असिस्टेंट देखने को मिलता है, सिरी। अभी ये जो सिरी है ये परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स इसको बेटर बनाया जा सकता है। अभी बेटर बनाने के लिए इसको ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन करने के लिए ना काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मेनली कंपनीज 2 ऑप्शंस का यूज करती है, कंप्यूटर ट्रांसक्रिप्ट्स का या फिर रियल टाइम डेटा फीड करके। अभी रियल टाइम डेटा क्या होता है, जैसे कि अगर कोई पर्सन फोन यूज कर रहा है देन उसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है, उसकी हैबिट्स पर डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। ये सब चीजें कलेक्ट करके वर्चुअल असिस्टेंट को ट्रेन किया जा सकता है। तो ऐसे ही 2019 में एप्पल क्या करता है कि आईफोन के माइक के जरिए यूजर्स की जो रिकॉर्डिंग है वो करनी स्टार्ट करता है। अभी ये रिकॉर्डिंग होती है, ये एप्पल के सर्वर्स पर स्टोर हो रही होती है और इस रिकॉर्डिंग को थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर सुन रहे होते हैं। अभी ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर मतलब एप्पल के खुद के एम्प्लॉय नहीं, बल्कि इन्होंने किसी तीसरी कंपनी को काम दिया था जिसके एम्प्लॉयज उस रिकॉर्डिंग को सुनकर सिरी को ट्रेन कर रहे थे। अभी यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एप्पल जो अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज के कारण जानी जाती है, वो यूजर का रिकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करने से पहले यूजर की परमिशन नहीं ले रही थी। तो इस चीज को एक विसल ब्लोअर नोटिस करते हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग्स है ना, ये एप्पल के एम्प्लॉयज नहीं बल्कि किसी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को भेजी जा रही है, जो कि आपकी पर्सनल रिकॉर्डिंग्स को सुन रहे हैं। अभी ये जो डिटेल्स है ना, ये किसी भी तरह की हो सकती है। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स हो सकती है और इवन आपकी मेडिकल डिटेल्स हो सकती है। तो फाइनली इन सबके बीच में ना ये पूरी जो कंट्रोवर्सी है ये पब्लिक हो जाती है और एप्पल को काफी ज्यादा गुस्सा फेस करना पड़ता है। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए एप्पल सबसे पहले तो ये जो प्रोग्राम होता है उसको टेम्परेरी सस्पेंड कर देती है और उसके बाद में 3 काफी बड़े चेंजेस करता है। सबसे पहले तो आपका जो आईफोन है ना, ये बाय डिफॉल्ट रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। आपके हाथ में होगा कि आप रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हो या नहीं। सेकेंडली, अभी ये यूजर के हाथ में था कि उनकी रिकॉर्डिंग करी जाए या फिर नहीं, और अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो क्या एप्पल के साथ में शेयर करी जाए या फिर नहीं। थर्ड, और ये सबसे ज्यादा मेन था, अगर मान लो रिकॉर्डिंग हो रही है देन उसको थर्ड पार्टी
कॉन्ट्रैक्टर नहीं बल्कि एप्पल के ऑफिशियल एम्प्लॉय ही सुनेंगे। तो ये सब क्रिटिसिज्म फेस करने के बाद एप्पल को ऑफिशियली माफी भी मांगनी पड़ जाती है। चलो अभी तक तो ये जो सारी स्टोरीज थी ये प्राइवेसी या फिर एप्पल वर्सेस एफबीआई वाली थी, लेकिन अभी आते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज पर। और लिटरली इस बार क्या होता है कि जो कंपनी एप्पल पर केस करती है ना, उसको उल्टा से एप्पल को ही पे करना पड़ जाता है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2020 में, जब एपिक गेम्स एप्पल पर एक केस कर देती है। अभी एपिक गेम्स जो है ना वो एप्पल पर इसलिए केस करती है क्योंकि एप्पल फोर्टनाइट गेम को ऐप स्टोर से रिमूव कर देती है। लेकिन क्यों? अभी देखो आईफोन और एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में आपको दो तरह के ऐप स्टोर देखने को मिलते हैं। एप्पल में आपको ऐप स्टोर देखने को मिलेगा और एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में आपको प्ले स्टोर देखने को मिलेगा। इन दोनों की आपको अलग अलग पॉलिसी देखने को मिलेगी, लेकिन एक चीज आपको काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिलेगी। वेल क्या होता है कि जब आप ऐप स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से कुछ भी बाय करोगे, देन उससे जो डायरेक्ट कट है ना वो आपको एप्पल या फिर गूगल को देना पड़ेगा। और ये जो डायरेक्ट कट होता है ना ये 30% तक होता है। मतलब कि मान लो अगर आपने 100 रुपए स्पेंड करे हैं, देन उसमें से 30 रुपए जो है वो या तो एप्पल को चले जाएंगे या फिर गूगल को चले जाएंगे। तो होता क्या है, एपिक गेम्स अपने प्रॉफिट बचाने के लिए क्या करती है कि फोर्टनाइट गेम के अंदर ना एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट कर देती है। अभी क्या होगा कि अगर कोई यूजर फोर्टनाइट गेम के अंदर कोई भी परचेज करने जाएगा ना, जैसे ही वो बाय बटन पे क्लिक करेगा उसको गेम जो है ना वो एक ब्राउजर पर ले जाएगी और अगर यूजर वहां पर जाकर पेमेंट करेगा वहां से एपिक गेम्स को कोई कट नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो चीज है ना ये कुछ टाइम तक चलती है, लेकिन एप्पल जैसे ही इस चीज को नोटिस करता है, एप्पल क्या करता है कि सबसे पहले तो फोर्टनाइट गेम को ऐप स्टोर से रिमूव कर देता है। अभी एपिक गेम्स पेमेंट मेथड को बाईपास नहीं करती है बल्कि एप्पल के खिलाफ एक काफी बड़ी लड़ाई शुरू कर देती है, जो कि डेफिनेटली एपिक गेम्स के लिए ही भारी पड़ने वाली थी। तो ऐप रिमूव होने के बाद एपिक गेम्स जाकर एप्पल पर केस कर देता है कि एप्पल अपनी मोनोपोली चला रहा है और यूजर्स को दूसरे पेमेंट मेथड के ऑप्शंस नहीं दे रहा है। और इसके रिस्पॉन्स में इंटरेस्टिंगली ना एप्पल भी एपिक गेम्स पर केस कर देता है। एप्पल बोलता है कि इन्होंने हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बावजूद भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करा है, जिसके लिए वो एपिक गेम्स पर केस कर रहे हैं। तो ये जो पूरा ड्रामा है ना ये पूरे 1 साल के अराउंड चलता है और सितंबर 2021 में कोर्ट जो है वो एप्पल के फेवर में एक फैसला सुनाता है। और एट द सेम टाइम कोर्ट एप्पल को ऑर्डर देती है कि यूजर्स को दूसरे पेमेंट ऑप्शंस के बारे में इन्फॉर्म किया जाए और देन एपिक गेम्स को ऑर्डर दिया जाता है कि वो $3.5 मिलियन पे करे एप्पल को क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा है। हालांकि ये जो लड़ाई है ना ये यहीं पर खत्म नहीं होती है बल्कि ये 2024 तक आती है और एप्पल ना एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट करता है। वेल क्या है कि अभी जो डेवलपर्स हैं वो एक्सटर्नल पेमेंट मेथड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें से भी 27% तक जो कट है वो एप्पल लेगा। वेल इस चीज को लेकर एपिक गेम्स फिर से गुस्से में आ जाता है और फिर से जाकर वो एप्पल पर केस कर देता है। और ये जो केस है ना ये कुछ टाइम तक चलता है, लेकिन अगेन कोर्ट जो है वो एप्पल के फेवर में फैसला सुना देता है। उसके बाद में दोनों पार्टीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं और वहां पर जाकर ये केस रुकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करने में मना कर देता है। अभी यहाँ पर तो एप्पल को $3.5 मिलियन मिल जाते हैं एपिक गेम्स की तरफ से, लेकिन एप्पल की जो आईफोन 6 सीरीज थी ना ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्मार्टफोन सीरीज थी और इसके कारण एप्पल को $500 मिलियन जो है वो यूजर्स को पे करने पड़ जाते हैं। आपने अक्सर आईफोन यूजर्स से सुना होगा कि जो आईफोन्स रहते हैं वो कभी स्लो नहीं होते हैं, बल्कि जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स होते हैं ना वो टाइम के साथ में स्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो आईफोन है वो भी टाइम के साथ में स्लो हो जाते हैं और इसको एप्पल जो है वो जानबूझकर करता है। वेल 2016 में ना काफी यूजर्स नोटिस करते हैं कि उनका जब आईफोन 6 30% पर आ जाता था ना तो वो फोन स्टे नहीं करता था बल्कि बंद हो जाता था। वेल इस इश्यू को काफी यूजर्स नोटिस करते हैं और एप्पल के पास में रिपोर्ट किया जाता है। देन एप्पल ना इसके रिस्पॉन्स में एक सॉफ्टवेयर अपडेट को रिलीज करता है जिसका वर्जन होता है iOS 10.2.1। अभी इसमें ना एक नया बैटरी मैनेज करने का एक फीचर ऐड किया जाता है, जिससे क्या होता है कि अगर आईफोन आपका 30% पर आ गया है देन वो बंद नहीं होगा बल्कि वो चलता रहेगा। लेकिन इस सॉफ्टवेयर अपडेट में एक काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है। दिसंबर 2017 में एक रेडिट यूजर ना एक पोस्ट डालते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि उन्होंने जैसे ही आईफोन की बैटरी चेंज करी ना उनके आईफोन की जो परफॉर्मेंस है वो सडनली काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। वेल जैसे ही ये जो पोस्ट है ये मेन स्ट्रीम हुई तो काफी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई क्योंकि एप्पल जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए परफॉर्मेंस को थ्रोटल कर रहा था। ये पूरी कंट्रोवर्सी के एक वीक बाद ना टिम कुक ऑफिशियली मानते हैं कि हाँ उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ में आईफोन की जो परफॉर्मेंस है उसको स्लो किया था, लेकिन इसके पीछे का जो मकसद था ना वो सिर्फ ये था कि जो आईफोन 6 सीरीज 30% पर आकर बंद हो रही थी उस चीज को रोका जा सके। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना एप्पल के लिए यहीं पर रुकने वाली नहीं थी क्योंकि एप्पल ने आईफोन की जो परफॉर्मेंस थी उसको स्लो किया था और वो भी यूजर्स को बिना बताए, जिसके कारण एप्पल पर काफी सारे जो है लॉ सूट फाइल किए जाते हैं, जिसको लेकर फरवरी 2020 में एक फ्रेंच कोर्ट जो है वो एप्पल पर फाइन करती है 25 मिलियन यूरोस का। और देन मार्च 2020 में यूएसए में केस सेटल करते हैं जिसके लिए एप्पल को $500 मिलियन पे करने पड़ जाते हैं। और देन नवंबर 2020 में एप्पल
एप्पल को अगेन 113 मिलियन डॉलर्स की सेटलमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि एप्पल ने इंटेंशनली आईफोन की जो परफॉर्मेंस है उसको स्लो किया था यूजर्स को बिना बताए। हालांकि ये जो पूरा स्कैंडल है इसको बैटरी गेट का नाम दिया गया था। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आईफोन यूजर आपको बोले ना कि एंड्रॉइड टाइम के साथ में स्लो हो जाते हैं, देन उनको ये वीडियो जरूर दिखा देना। और हाँ, आपने नोटिस किया ही होगा कि रिसेंटली जो आईफोन्स हैं वो इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। हालांकि इसके पीछे भी एप्पल का काफी शातिर दिमाग लगा है। हालांकि वो चीज जो है ना वो मैंने एक अलग वीडियो में डिस्कस करी है, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।